क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं में से एक पर लंब हो तो दिखाइए कि वह दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। तो हम यहाँ पर पहले दो समांतर रेखाएं खींच लेते हैं और यहाँ पर हम एक रेखा पर लंब कर देते हैं। यहाँ पर हमने लंब डाल दिया, ये थोड़ी सी रेखा तिरछी सी हो गई है। तो यहाँ पर हमने एक सीधी रेखा खींच ली जो कि पहली रेखा M पर लंब है। तो हमें दिखाना है कि वो रेखा N पर भी लंब होगी। तो हमने जो रेखा लंब डाली है वो है L। तो जब हम किसी रेखा पर लंब डालते हैं तो जो समकोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो हम इसे भी 90 डिग्री मानेंगे। और यदि हम यहाँ पर प्रमेय का देखें 6.5, जो हमारी प्रमेय कहती है कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है तो जो उसका एकांतर अंत्य कोण बनते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक पक्ष के दूसरे पक्ष के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये कोण होगा ये भी कितना हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री होगा। और उसी प्रकार जो हमारा शीर्षाभिमुख कोण होगा वो भी हमारा 90 डिग्री होगा। और यदि हम यहाँ पर रेखा, ये हमारी रेखा है और अगर हम इस पर शीर्षाभिमुख कोण देखें तो हमारा जब हमारा 90 डिग्री है तो हमारा जो ये होगा तो हमें 180 निकालना होगा। तो हमारा जो ये कोण आएगा 90 और 90 180 आएगा। यदि हम यहाँ पर लिखें कि हमारा ये कोण है, हमने नाम दे दिया इसे एक कोण, तो हमें निकालना है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 + 90 डिग्री बराबर में यहाँ पर A कर देते हैं, इसे कर देते हैं A। तो ये हमारा हो गया A। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 180 क्योंकि रेखिक युग्म कोण है, सरल रेखिक युग्म कोण होता है। तो यहाँ पर जब A निकालेंगे तो हमारा जो A आएगा वो आ जाएगा 90। तो हम A बराबर 90 कह सकते हैं कि हमारा ये कोण भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इसी की सहायता से हम इसका शीर्षाभिमुख कोण देख लेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम इसका देखेंगे एकांतर अंत्य कोण जो होगा ये 90 होगा और ये भी शीर्षाभिमुख कोण से ये 90 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सभी कोण बन रहे हैं वो 90-90 के बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपने जो संपूरक कोण होते हैं, एक पक्ष के एकांतर अंत्य कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो ये भी 180 बैठेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी दो समांतर रेखाओं में से एक पर लंब हो तो वह दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि रेखा L लंब होगी रेखा N पर भी और रेखा L लंब होगी रेखा M पर भी। तो ये हमारी दोनों रेखाओं पर लंब होगी। क्वेश्चन नंबर 10, AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। GM और HL क्रम से संगत कोणों BGE और DHE के समद्विभाजक हैं। दिखाइए कि पहला पॉइंट में दिया गया हमें कोण MGB बराबर होगा कोण LHD के, और दूसरा पॉइंट में हमें बताया गया है कि किरण GM बराबर होगी किरण HL के। तो अब हम इसे देखते हैं। तो हम यहाँ पर अगर देखें ग्राफ को तो यहाँ हमारे पास दो रेखाएं हैं, AB रेखा और CD रेखा, जो कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमें प्रमेय में बताया जाता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा जो बने एकांतर अंत्य कोण रहते हैं वो बराबर रहते हैं। तो ये जो कोण, यहाँ पर जो कोण बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बराबर होगा इस कोण के, इस कोण के बराबर होगा। और जो यहाँ पर कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोण होगा वो बराबर होगा इसके, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और जो ये कोण होगा वो बराबर होगा इसके, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसी प्रकार ये कोण बराबर होंगे एक दूसरे के और ये भी। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये कोण होगा वो बराबर होगा, और जिसे ये किरण MG दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो हम इन्हें पहले नाम दे देंगे। यहाँ पर आ जाएगा कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। तो हम यहाँ पर ले देंगे कोण 5, कोण 6 और कोण 7 और कोण 8। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोण 1 है वो बराबर होगा कोण 3 के, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के, क्योंकि ये एकांतर अंत्य युग्म कोण है। तो ये बराबर होते हैं। और कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। तो हम ये कह सकते हैं। और इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के, जो कि एकांतर अंत्य युग्म कोण होंगे, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण 5 बराबर होगा कोण 8 के, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमने इस प्रकार देख लिया कि कौन कौन से कोण हमारे बराबर होंगे।
तो इसमें हमें दिखाया गया है कि जो कोण एक है उसे किरण जी एम ने समान दो भागों में बांट दिया है। तो हमें दिखाना है कि ये जो कोण होगा वो बराबर होगा कौन से कोण के, इस वाले कोण के, जिसमें हमें पहला पूछा गया है कि कोण एम जी बी बराबर होगा कोण एल एच डी के। जब क्वेश्चन में हमें बोल दिया कि जो किरण है जी एम वो समान दो भागों में बांटेगी, तो ये भी बराबर होगा, ये हिस्सा ही बराबर होगा और ये हिस्सा ही बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ भी ये हिस्सा ही बराबर होगा और ये हिस्सा ही बराबर होगा, दोनों कोण बराबर होंगे। और हमने अभी यहाँ पर देख लिया कि जो हमारा पहला एक कोण एक है वो कोण 6 के बराबर होगा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसके जो दोनों के हिस्से बराबर हुए होंगे वो भी बराबर बराबर हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा कोण एम जी बी बराबर होगा कोण एल एच डी के, क्योंकि हमारे कोण एक बराबर है कोण 6 के, और जो किरण है वो इन कोणों को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो हमारा जो कोण ये बराबर होगा कोण इसके। तो ये हमने इस प्रकार से ये सिद्ध कर दिया अपना पहला पॉइंट कि ये हमारे कोण बराबर होंगे। अब हम देखेंगे कि किरण जी एम बराबर होगी किरण एच एल के। यदि अगर हम इन्हें थोड़ा सा और पीछे की साइड अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हमारी किरण कुछ इस प्रकार से होएगी, रेखा आगे बढ़ेगी, और इसी प्रकार हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। और हम यहाँ पर अगर इन कोणों को योग करें 5, यहाँ पर जो हमारे कोण बढ़ जाएंगे आधे आधे हो जाएंगे। तो हम अपनी रेखाओं को इस प्रकार से आगे बढ़ा लेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हमारी ए बी रेखा है, जो हमने पहले सिद्ध हमें बोली हुई है कि ए बी रेखा समांतर है सी डी के। तो जो इसका एंगल था जो ये था कोण ई जी बी समांतर है कोण ई जी बी, कोण समांतर था जी एच डी के, और जिसकी दो ये किरणें हैं जो समान दो भागों में बांटती हैं, किरण है एम जी और एच एल, जिसके समद्विभाजन से जो कोण बना वो बना एम जी बी और एल एच डी, जो दोनों की बराबर हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये किरणें हैं ये भी एक दूसरे के बराबर होंगी। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी जो किरणें हैं एम जी या जी एम बोल सकते हैं हम, वे किरण एच एल बराबर होंगी। यहाँ पर हमने देखा ये कोण बराबर होंगे इसके, और ये जो किरण इन दोनों को बराबर हिस्सों में काट रही है और यहाँ भी बराबर हिस्सों में काट रही है। तो यहाँ पर जब हम बढ़ाएंगे तो ये हमेशा बराबरी में ही रहेगी, जिससे कि ये समांतर किरण कहलाएगी। तो हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो दिखाइए कि किसी भी एकांतर अंत्यकोण युग्म के कोणों के समद्विभाजक भी समांतर होंगे। ये जो हमारा 11वां क्वेश्चन है ये हमारा पिछले क्वेश्चन जो हमारा 10 था उसी के ही समान है। तो हम इसे पुनः समझेंगे कि किस प्रकार से जो इसके समद्विभाजक है वो समांतर होंगे। तो हम देखते हैं जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो प्रतिच्छेद बिंदु पर तो एकांतर अंत्यकोण बनते हैं। तो जो एकांतर अंत्यकोण बनते हैं यहाँ पर जो एकांतर अंत्यकोण बनेगा वो इस वाले दूसरे पक्ष में एकांतर अंत्यकोण के बराबर होता है, और जो इधर वाला एकांतर अंत्यकोण रहता है वो इस एकांतर अंत्यकोण के बराबर होता है। और यहाँ पर हमें एक किरण दी हुई है जो कि GE है, जो एकांतर अंत्यकोण को बराबर दो भागों में बांटती है, जो कि एकांतर अंत्यकोण का समद्विभाजक है किरण GE। इसी प्रकार यहाँ पर एक किरण दी हुई है FH जो कि एकांतर अंत्यकोण का समद्विभाजक है, जो कोण EFD को समान दो भागों में बांटती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि किरण EG और किरण FH जो कि कोण एकांतर अंत्यकोण के दोनों समद्विभाजक हैं वह समांतर हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जो हमारी रेखा है AB रेखा वो समांतर है CD के, ये हम जानते हैं, जिसे काटती है तिर्यक रेखा काटती है तिर्यक रेखा L बिंदुओं पर काटती है। तो यहाँ पर उससे जो हमारे एकांतर अंत्यकोण बन रहे हैं वो समांतर होंगे। तो यहाँ पर हमारा एकांतर अंत्यकोण है AEF, तो हम यहाँ लिख लेंगे AEF समान होगा किसके, यहाँ पर EFD के। तो यहाँ हम रख लेंगे EFD के।
तो जब ये किरण जी एच जी ई यहाँ इसका समद्विभाजक है, हमारे कोण का समद्विभाजक है, जब किरण जी ई इसको प्रतिच्छेद करेगी इस बिंदु पर, तो जो हमारा कोण है वो आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 ए ई एफ, और ये हो जाएगा 1/2 कोण ई एफ डी। इसका मतलब है जो किरण है जी एम और किरण एफ एच, ये दोनों किरणें हमारे एंगल को बराबर 2 हिस्सों में बांट देती है। तो जो हमारा हिस्सा हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ए ई जी, तो ये कोण हो जाएगा ए ई जी बराबर होगा किसके, यहाँ पर एच एफ डी के। तो कोण एच एफ डी के बराबर होगा। और उसी प्रकार ये कोण बराबर होगा एफ जी एफ कोण, यहाँ पर देखेंगे हम कोण जी एफ जी बराबर होगा किसके, यहाँ पर हम देखेंगे तो कोण ई एफ एच के। तो ये चारों कोण वैसे बराबर ही होंगे क्योंकि ये दोनों समान भागों में बांट रहा है। अगर मान लेते हैं हम ये पूरा कोण 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये इसके समान है तो ये भी पूरा 4 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये हम देखेंगे तो ये चारों ही कोण बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारे एकांतर अंत्यकोण के समद्विभाजक हैं वो भी समांतर होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे समद्विभाजक जी एम और समद्विभाजक एफ एच दोनों ही किरण समद्विभाजक समांतर होंगे। तो हमने इसी प्रकार पिछले क्वेश्चन में भी समझा था, यह उसी प्रकार सेम यहाँ पर हल कर दिया है हमने अपना क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 12, एक तिर्यक रेखा दी गई दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंत्यकोण समान है। चित्र द्वारा दिखाइए कि उन रेखाओं का समांतर होना आवश्यक नहीं है। वह प्रतिबंध बताइए जिसके अंतर्गत वह रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक तिर्यक रेखा खींची हुई है और एक यहाँ पर सीधी रेखा खींची हुई है। तिर्यक रेखा यहाँ पर सीधी रेखा को काटती है बिंदु पर, और यहाँ ए बी रेखा पर जो लंब है रेखा वो है एम एन, और सीधी रेखा पर जो रेखा लंब है वो है क्यू पी। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो रेखाएं लंब हैं ये एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद करेंगी किसी बिंदु पर। अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं और इस रेखा को भी आगे बढ़ाते हैं तो ये एक स्थिति पर ये रेखाएं एक दूसरे को ज़रूर प्रतिच्छेद करेंगी। तो पहले हम ये जानेंगे कि रेखा कोई रेखा दूसरी रेखा को कब प्रतिच्छेद करती है। यदि रेखा का मान 0 है, शून्य रहता है, जब तक शून्य रहता है तो वह किसी दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती, किसी दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यह जैसे ही उसका मान शून्य से अधिक होता है, शून्य से जैसे ही मान अधिक होगा रेखा का कोण का, तो वह प्रतिच्छेद जरूर करेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो तिर्यक रेखा है और इसका जो लंब है एन एम और ये क्यू पी, ये जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका लंब से जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, और जो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके एक ही पक्ष में जो दो कोण बनेंगे वो बराबर हैं। तो मगर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो दो रेखाएं होंगी ये समांतर होंगी। ये रेखाएं समांतर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जो कोण है वो शून्य से अधिक है। तो ये रेखाएं एक दूसरे को जरूर प्रतिच्छेद करेंगी परंतु ये रेखाएं समांतर नहीं होंगी। तो हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझा है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, यदि दो कोणों में एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रम से समांतर हो तो दिखाइए कि वे दोनों कोण या तो बराबर हैं या समांतर हैं। तो हम देखेंगे इस चित्र में कोण या तो बराबर या समपूरक हैं। तो हमें यहाँ पर दो चित्र लिए हुए हैं, तो हम इन दोनों चित्रों की सहायता से क्वेश्चन नंबर 13 को समझेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें दो कोण दिए हुए हैं और इनकी जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है यदि दो कोणों में एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रम से समांतर हों तो दिखाइए कि वे दोनों कोण या तो बराबर हैं या समपूरक हैं। तो अगर हम इन दोनों भुजाओं को देखें तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर दो समांतर भुजाएं हैं और जो इसकी एक भुजा है ये क्या काम करेगी, तिर्यक रेखा का काम करेगी जो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने पर जो यहाँ पर कोण बनेंगे, यहाँ कोण 2 और कोण 3 ये इसके एकांतर अंत्यकोण होंगे। तो हम कह सकते हैं
कि जो कोण 2 होगा वो कोण 3 के बराबर होगा, हम ये कह सकते हैं। और कोण 2 बराबर होगा अगर हम यहाँ पर कोण 4 मान लें, तो यहाँ पर ये कोण 4 बराबर होगा। तो जो कोण 2 होगा वो कोण 3 के बराबर होगा और कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर अंत्य कोण बराबर रहते हैं और ये शीर्ष अभिमुख कोण के द्वारा बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं। और हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कोण 3 मान लेते हैं या हम कोण 5 मान लेते हैं यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि एकांतर अंत्य कोण के एक पक्ष के जो युग्म के कोण रहते हैं उनका योग 180 रहता है। तो हम 180 संपूरक रहते हैं, एकांतर अंत्य कोण संपूरक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण 3 और कोण 5 का योग जो होगा वो 180 होगा, अतः ये संपूरक कोण होंगे, संपूरक होंगे। तो हम ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने इस चित्र के द्वारा ये सिद्ध कर दिया और ये समझा चुके हैं कि जो एक कोण की भुजाओं द्वारा दूसरे कोण की भुजाओं के क्रम से समांतर होंगे तो वे दोनों कोण बराबर और संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2, 3 और 4 जो कोण हैं वो बराबर होंगे और यहाँ पर 3 और 5 कोण जो हैं वो संपूरक हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे, जो यहाँ पर आर क्यू रेखा है जो कि कोण 2 की एक भुजा है, और यहाँ पर बी सी रेखा है जो कि कोण यहाँ 1 की भुजा है, दोनों ये भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर कोण जो 3 है वो कोण 3 और कोण 1 का योग ये 180 होगा, क्योंकि जो कि कोण 3 और कोण 1 जो है वह संपूरक है, जो कि हमारी प्रमेय के अनुसार दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एक पक्ष के जो अंत्य कोण रहते हैं उनके अंत्य कोण जो रहते हैं वो युग संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखना है जो कोण 3 और कोण 1 तो ये संपूरक होंगे। और यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा, अगर यहाँ पर हम कोण मान लें, कोण 4 मान लें, तो यहाँ पर जो हमारा कोण 4 और कोण 1 बराबर होंगे, क्योंकि कोण 4 बराबर कोण 1 बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण। तो हमारे कोण 4 और कोण 1 बराबर होंगे, संगत कोण हैं। और उसी प्रकार हम कोण 4 और कोण 2 को कह सकते हैं कि ये संपूरक होंगे, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं, यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा समांतर हो जाएगी और ये तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो ये एकांतर एक पक्ष के एकांतर अंत्य कोण संपूरक होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोण 4 और कोण 2 बराबर 180 होंगे और ये दोनों संपूरक होंगे। तो इस प्रकार हमने अपना क्वेश्चन नंबर 13 को समझ चुके हैं। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दो रेखाएं L और M दो अन्य रेखाएं N और P पर क्रम से लंब हैं। दिखाइए कि यदि रेखाएं N और P परस्पर प्रतिच्छेद करती हों तो L और M भी परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है और जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, यदि दो रेखाएं L और M, तो हमने यहाँ पर दो रेखाएं ले ली हैं L और M, दो अन्य रेखाएं N और P पर लंब है। तो L जो रेखा है वो लंब है P पर और M जो है वो लंब है N पर। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से बना लिया है। तो दिखाइए कि यदि N और P परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो L और M भी परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो P रेखा है वो N रेखा पर लंब है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर लंब है तो यहाँ भी जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा। P रेखा पर L रेखा लंब है तो यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर N रेखा पर रेखा M या किरण M लंब है तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम देखेंगे कि ये जो रेखा सीधी है इस पर लंब है तो ये आगे सीधा जाएगी और इस पर लंब है तो ये भी रेखा सीधी ही जाएगी। ये रेखा 90 डिग्री का कोण है तो ये तिरछी नहीं जाएगी, ये भी सीधी जाएगी। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर ये रेखा आगे बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी तो ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो रेखाएं जो L और M हैं, दो अन्य रेखाएं N और P पर लंब हैं। तो N और P यदि प्रतिच्छेद करती है तो L और M रेखाएं भी एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो हम लिख सकते हैं कि N व P रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो L
वह एम रेखाएं भी प्रतिच्छेद करेंगी। और हम ये अगर ये जानें कि रेखा कब किसी अन्य रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती है, जब रेखा के बीच जो कोण शून्य रहता है तब तक वह रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। जब रेखा का मान जो रहता है वो शून्य रहता है, यहाँ पर कोण जो रहता है वो शून्य रहता है, तो जब तक वह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती और सीधी समांतर रहती हैं, या उनके बीच ये जो डिग्री का कोण होना चाहिए वो दोनों के बीच 180 का होना चाहिए, तो ये रेखाएं एक दूसरे के हमेशा समांतर रहती हैं, क्योंकि ये एक सरल रेखा होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो एल व एम रेखाएं होंगी वो भी प्रतिच्छेद करेंगी, और हमने क्वेश्चन नंबर 14 को इस प्रकार हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, एम और एन दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं। दिखाइए कि आपतित किरण सी ए परावर्तित किरण बी डी के समांतर है। तो हमें संकेत में दिया हुआ है, संकेत ए पी लंब है एम पर और बी क्यू लंब है एन पर। इस प्रकार ए पी बराबर बी क्यू सिद्ध कीजिए कि समांतर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो दर्पण है, समतल दर्पण एन और एम, जो कि एक दूसरे के समांतर हैं, एन और एम। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो ये सी ए है, सी ए यहाँ पर आपतित किरण है और डी बी डी जो है वो परावर्तित किरण है। तो हमें इसमें दिखाना है कि ये एक दूसरे के समांतर होंगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे, यदि हम यहाँ पर दो समांतर रेखाएं खींचें और उस पर एक तिर्यक रेखा खींचें, तो इसके बीच जो ये एकांतर कोण बनेंगे, ये दोनों एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं हैं जो दर्पण है, और यहाँ पर जो ये किरण जा रही है इसे हम एक तिर्यक रेखा मान लेंगे, और इस पर जो ये कोण बनेगा, यहाँ पर जो ये कोण बनेगा इतना, ये बराबर होगा हमारे इतने कोण के। तो हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, जो ये बी क्यू रेखा है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि ए पी एम पर लंब है। यहाँ पर देखेंगे हम, ए पी दर्पण एम पर लंब है और बी क्यू दर्पण एन पर लंब है। तो ये जो इसका समद्विभाजक है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण का ये क्या समद्विभाजक है, जो दो बराबर हिस्सों में बांटता है। और इसी प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं, जो ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, तो इसका क्या है, ये ए पी समद्विभाजक है, जो कि दो बराबर हिस्सों में बांटेगा इसे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आपतित किरण होगी, ये हमारी जो आपतित किरण है, इसका कोण जो परावर्तित किरण है इसका कोण बराबर होगा। तो ये जो कोण होगा हमारा, ये इसके बराबर होगा, और हम कह सकते हैं जो ये वाला कोण होगा ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमारा ये कोण है ये इसके बराबर होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारी सी ए होगा, सी ए जो आपतित किरण है वो यहाँ पर समांतर होगी यहाँ पर परावर्तित किरण बी डी के। हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमारा ये वाला कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, और यहाँ पर ये लंब है बराबर, तो हिस्सों में बांट रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारी अतः आपतित किरण परावर्तित किरण के समांतर होगी।